बीरबल ने कैसे सुलझाई थी सबसे मुश्किल पहेली। शाही दरबार में वो दिन किसी और से अलग था। दिल्ली के भारी भरकम ग्रंथों की तरह आसमान पर बादल जम रहे थे और आगरा के किले की दीवारें भी कुछ अनिश्चय की खनक सी सुनाती दिख रही थीं। बादशाह अकबर की आंखों में एक नई कसक थी। न तो गुस्सा था, न प्रसन्नता, बल्कि एक प्रकार का जिज्ञासु अंतर था जो अक्सर उसकी रातों को नींद से महरूम कर देता। दरबार की सीढ़ियों पर सरदार, मंत्री और विद्वान जमा थे, पर आज जो सबसे ज्यादा चर्चा में था वह था एक पहेली, ऐसी पहेली जिसे सुनकर ही कई मुंह बंद हो जाते थे। कई महीने पहले एक अजनबी साधु दरबार में आया था। वह साधु उतना आकर्षक नहीं था, साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने कहा कि उसने एक ऐसी पहेली सुनी है जो किसी के लिए भी हल नहीं हुई। अकबर ने शौक में कहा, लाओ। साधु ने पहेली सुनाई। न तो भाषा कठिन थी, न शब्द जटिल, पर उसकी सच्ची कठिनाई उस अर्थ में छिपी थी जिसे समझना आसान नहीं था। कुछ ऐसा कि हर श्रोता के मन में अलग तरह का संदर्भ लौटता। दरबार के लोग बोले, यह तो केवल बुद्धि की कसौटी है, इसका हल विद्वानों ने खोजा होगा। पर विजेताओं की सूची बार बार खाली लौट आती रही। साधु ने कहा, जो इस पहेली को सुलझा लेगा उसकी समझ और न्याय में नई गहराई आ जाएगी। अकबर ने मुस्कुराकर अपने लोगों की तरफ देखा और कहा, इस काम के लिए मैं बीरबल को चुनता हूँ। बीरबल हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान के साथ दरबार में पहुंचे। वे अकबर के प्रिय मंत्री थे, पर उनकी समझ और विवेक उन पर निर्भर नहीं था। वे लोगों के दिलप्रोक्तों को समझते थे और शब्दों के पीछे छिपी नसों तक पहुंचने में माहिर थे। आज उनकी आंखों में भी एक अलग सी चमक दिखी, नाटकीयता नहीं, बल्कि सोचने का जज्बा। अकबर ने पहेली सुना दी और दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल ने सिर संबोधित करके कहा, सुलझा कर लाऊंगा। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा तरीका भिन्न है। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह विचार करते हो। पहेली का स्वर कुछ ऐसा था, कोई चीज जिसे हो तो लोग उसे नहीं पहचानते, और जब लोग उसे पहचान ले तो वह चीज दूसरी पहचान मिलने से डरती है। फिर भी वही चीज हर किसी के पास है और वह हर किसी को अकेला कर देती है। उसका रंग बदलता नहीं, पर उसका रूप बदलता है। उसे जीवन बदलने की ताकत भी है और जीवन बर्बाद करने की भी। क्या है वह? साधु ने यह जिज्ञासु भाषा में कहा और फिर शांत हो गया। दरबार में कई लोग मुंह बनाकर चले गए। कुछ ने अपने अपने तर्क दिए, पर साधु केवल मुस्कुराता रहा। बीरबल ने चौखट की ओर देखा और बिना किसी हड़बड़ी के कहा, मैं कल लौटकर इसका हल दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, पर हल न मिले तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। बीरबल ने सामान्य भाव में कहा, सजा का डर ही तो हल निकालने का औजार है। जहां डर न हो वहां बुद्धि सुस्त हो जाती है। अकबर हंसा और सबने एक एक करके दरबार छोड़ दिया। बीरबल ने अगले दिन भी तुरंत हल नहीं बताया। दरबारवासी और शहजादे उनके कर्मों पर टिप्पणी करते, क्या बचपना है। इतनी बात पर सोच विचार पर बीरबल चुप रहे। उसने दरबार के बाहर के रास्तों पर निकलना सही समझा। उनके मन में हमेशा गूढ़ बातों का हल उन लोगों से मिलता जो दरबार के बीच नहीं थे। वे बाजार गए, कुएं पर बैठी महिलाओं से बातें की, चंद कबाड़ी, कुछ बुतरिया, एक बूढ़े शिक्षक और एक जलेबी विक्रेता से चर्चा की। हर इंसान जो मिला, बीरबल ने ध्यान से सुना। उनकी मुस्कुराहटों के पीछे के दर्द, आंखों में छिपी छोटी छोटी जीतें और शब्दों के वे अर्थ जिन्हें वे खुद भी बोलकर नहीं जानते थे। बीरबल के कान ऐसे विषयों पर तेज थे, अव्यक्त शोक, छुपे हुए गर्व और अनकहे प्रश्न। एक शाम बीरबल महल के एक छोटे से आंगन में खड़े थे, जहां एक पुष्पवाला हर दिन बीरबल को चाय दे जाता था। उस पुष्पवाले ने कहा, तुम जो हल ढूंढ रहे हो वह केवल शब्दों का खेल नहीं है साहब। कभी कभी पहेली का हल हम अपने भीतर ही बैठा हुआ छोड़ देते हैं।
बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा। पर बताओ, तुम रोज इतने फूल क्यों बेचते हो? पुष्पवाले ने थके स्वर में कहा, फूल बेचने से नहीं, लोगों के चेहरे खिलाने से संतोष मिलता है। पर शाम होते ही घर की खिड़की में अकेलापन आता है। मुझे भी सामने बैठा कोई नहीं मिलता। वे मौन में कुछ देर रहे और फिर बोले, लोग अपने हर चीज से परिचित होते हैं, पर वे अक्सर अपनी असल पहचान से ही अनजान रहते हैं। यह वाक्य बीरबल के कानों में बस उठा, पर वह जानता था कि यह ही उस पहेली की दिशा है, पर निश्चितता नहीं थी। बीरबल ने फिर भी ठानी कि किसी और तरह का प्रयोग करें। वे कुछ दिनों के लिए दरबार से बाहर रहे, न ज्यादा दूर पर उतना कि कोई शोर शराबा उन्हें विचलित न कर सके। उन्होंने कुछ गरीब परिवारों के साथ खाना खाया, कुछ हाथों से काम किया और लोगों की कहानियां बार बार सुनी। एक दिन एक छोटे से गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां के बच्चे एक खास खेल खेलते हैं, एक आंख बंद करके किसी चीज को पहचानने का खेल। बच्चे अलग अलग चीजों को हाथ से पहचानते, पर हर बार वे गलत होते। बीरबल को हंसी आई, पर बच्चों ने कहा कि पुराने दिनों में उनके बुजुर्ग उस खेल को पहचानते खते रो पड़ते थे, क्योंकि खेल उन्हें अपने खोए हुए लोगों की याद दिलाता था। बीरबल ने अचानक महसूस किया, यह पहेली केवल चीज की बात नहीं कर रही, यह पहचान और अकेलापन की बात कर रही थी। वह रात बीरबल ने खूब चिंतन किया। उन्होंने जाना कि साधु की पहेली में पहचान और छलावा दोनों का खेल है। वह चीज जो होगी तो अंधकार में बदल देगी, और जो पहचान जाने पर बदल जाती है। पर बीरबल ने निश्चय किया कि वे यह पहेली केवल शब्दों के जोड़ से न सुलझाएंगे। उन्होंने एक प्रयोग सोचा। वे गांव लौटकर शाही सेवकों के साथ एक छोटा नाटक आयोजित करेंगे। नाटक का विषय सामान्य जीवन होगा। वहां एक राजा, एक मंत्री, एक किसान और उनकी बेटियां होंगी। पर असली उद्देश्य था कि सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया से वह चीज क्या है, यह पता किया जा सके। नाटक दिन था। बीरबल ने बिना किसी वेशभूषा के मंच पर आकर कहा, आज हम देखेंगे कि लोग अपनी चीजों को कैसे पहचानते हैं। नाटक के बीचों बीच उन्होंने दर्शकों को कहा कि वे एक छोटे से बक्से के अंदर कोई वस्तु रखेंगे और एक एक कर लोगों से पूछा जाएगा कि वह क्या है। लेकिन नियम था कि बक्सा खुलकर नहीं दिखेगा, केवल बक्से की तरह ही कुछ संकेत मिलेंगे, आवाज, मटमैला स्पर्श और खुशबू। कई लोगों ने अनुमान लगाए, कुछ ने सच्चाई बताई, पर कई ने गलत कहा। बीरबल ने देखा कि जो लोग वस्तु को पहले ही पहचान लेते थे, उनका चेहरा संतोष से चमक उठता और वे दूसरों से अलग महसूस करते। पर कुछ जिन्होंने वस्तु को पहचान लिया, अचानक विनम्र हो गए, जैसे किसी ने उनकी एक खास खुशी छीन ली हो। बीरबल ने नोट किया, पहचान की वास्तविकता में एक तरह का भय छिपा होता है। कभी कभी पहचान जाना मतलब अपना निजी राज खोल देना है। और यही वह बिंदु था जिसके चारों तरफ पहेली घूमती थी। नाटक के बाद बीरबल ने गांव के बुजुर्ग से लंबी बातचीत की। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि एक समय था जब गांव के लोग छोटे मोटे रहस्यों के साथ जीते थे, किसी की बीमारी, किसी की खुशी, किसी का चोरी छिपे प्रेम। वे रहस्यों को पहेली की तरह सहते थे, न पूछते न बताते। पर जैसे जैसे गांव बदलता गया, लोगों ने हर चीज को पहचानना और पहचान दिलवाना शुरू कर दिया। जो कुछ भी पहेली बना रहता, वह अब खुलकर सामने आता और लोगों का जीवन उलझ जाता। बुजुर्ग बोले, सोचना चाहिए कि क्या हर चीज का पता होना जरूरी है? क्या हर सत्य उजागर होने पर अच्छा होगा? बीरबल के मन में एक तार जुड़ा। साधु की पहेली उस चीज की ओर इशारा कर रही थी, रहस्य और पहचान के बीच का वह सूक्ष्म क्षेत्र जो किसी को अकेला कर देता है। वापस आगरा लौटते समय बीरबल ने तय किया कि वे अपने हल के साथ नाविकों की तरह नहीं चलेंगे। वे अकबर को एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें हकीकत और कल्पना का मिलन होगा, ताकि बादशाह स्वयं पहचान सकें कि हल क्या है।
दरबार में वापसी पर अकबर ने बीरबल का उत्साह देखते हुए कहा, अभी बताओ। पर बीरबल ने थोड़ी देर खिंचाई की और फिर बोला, बात इस प्रकार है बादशाह आजम। उन्होंने कहानी शुरू की एक छोटे से राज्य की। उस राज्य का नाम किसी नक्शे में नहीं था। वहां का राजा न्यायप्रिय था, पर उसके दरबार में एक रहस्यमय अंधेरा फैला हुआ था। यह अंधेरा भौतिक नहीं था, वह लोगों के बीच एक नाम था, सारो। लोग कहते कि सारो हर घर में रहता है। जो लोग अपने घर में सारो को पहचान लेते, वे दुनिया में अलग तरह से जीते, वे दूसरों से दूरी बनाए रखते, अपने विचार गहरे रखते और बाहर की बातें कम करते। पर जो सारों को पहचान नहीं पाते, उन्हें लगता कि उन्हें कोई कमी है। वे शोर मचाते और अपनी असुरक्षा बताने से नहीं चूकते। राजा ने जब यह देखा तो उसने अपनी प्रजा को परखा। उसने पत्तों पर उकेरा, जो सारों को पाएगा उसे वरदान मिलेगा। पर लोगों ने सोचा, सारो कौन है? क्या वह एक आदमी है? क्या वह कोई रोग है? हर किसी ने अलग तरह की पहचान बनाई और उससे डर गया। कुछ लोगों ने कहा कि सारो एक अनुभव है, कोई पुरानी दुख की याद। कुछ ने कहा कि सारो एक वस्तु है, कोई अनमोल पत्थर। और कुछ ने कहा कि सारो एक रहस्य है, जिसे जानना अपवित्र है। राजा चिंतित हो गया, क्योंकि उसके राज्य में तब तक किसी भी नामित चीज ने इतनी विभाजन पैदा नहीं की थी। कहानी के बीच बीरबल ने यह बताया कि राजकुमारों ने सारों की पहचान के लिए पर्वतों को जोड़ा, योगियों से मिले, साधुओं से मिले और अंततः एक बूढ़े से पूछा, जिसने अकेले रहकर रहस्य के बारे में लिखा था। बूढ़े ने कहा, सारो वे सब चीजें हैं जो व्यक्ति अपने अंदर पहचानकर दूसरों से अलग हो जाता है। वे अनुभव हैं, यादें हैं, डर हैं और उसकी अपनी सच्चाई है। पर यहाँ एक अजीब बात थी, जब किसी ने सारो को बोला और सबको बताया कि यह क्या है, तब सारो बदल जाता, वह उत्तरदायी बन जाता और जिसका नाम लिया गया वह अजनबी सा हो जाता। लोगों ने देखा कि पहचान का नामकरण उसे सीमित कर देता है और उसकी स्वतंत्रता छीन लेता है। कुछ लोगों के लिए जिसकी पहचान सार्वजनिक हो गई, उसने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। वे अंदर की ओर मुड़ गए। यानी जब वह चीज छिपी रहती थी, वह व्यक्ति का सहारा हुआ करती थी, पर जब वह सार्वजनिक हुई, वह बोझ बन गई। यह सबसे बड़ी शिक्षा बनी। कितने सत्य जीवन का सहारा हैं, पर सार्वजनिक होने पर वे बोझ बन जाते हैं। अकबर की आंखों में गंभीरता थी। बीरबल आगे बढ़े और कहा, बादशाह, साधु की पहेली इसी बात की ओर इशारा करती है। वह चीज जो हो तो लोग उसे पहचानते ही नहीं, और जब पहचान ली जाती है तो वही चीज पहचान की वजह से डरती है, क्योंकि पहचान उसे कैद कर देती है। वह चीज रहस्य है, पर सामान्य समझ में यह रहस्य केवल गुप्त बातें नहीं, यह हमारे अंदर की अनसुनी दुनिया है। हमारी इच्छा, हमारा दुख, हमारा अकेलापन, हमारे प्रेम की गहराइयां। जब वे अनखे होते हैं तो वे हमें शक्ति देते हैं, पर जब वे उजागर होते हैं वे हमें अलग और निर्बल कर देते हैं। दरबार में कुछ लोग हंसे, कुछ ने निर्जीव मुस्कान दी, पर अकबर की आंखों में सवालों की झलक थी। बीरबल ने ज्यों-त्यों इस कथा को आगे बढ़ाया। उन्होंने उदाहरण दिए, एक पत्नी जिसका प्रेम अनकहा रहा, और जब सवालों में उसने सब बता दिया तो उसका रिश्ता बदल गया। एक योद्धा जिसने अपने भय को किसी से छुपा कर रखा, और जब उसने सब बताया वह दूसरों की नजरों में कमजोर समझा गया। एक कवि जिसने अपनी कविता की अंतरात्मा छुपाई, और जब उसने उसे सार्वजनिक कर दिया तो उसकी कविता भी साधारण हो गई। बीरबल ने बताया कि बात केवल छिपाना नहीं है, बल्कि पहचान और प्रकाश का असर है। प्रकाश हर चीज को दिखाता है, पर सामान को भी फ्लैट कर देता है, उसकी गहराइयां दिखाई नहीं पड़ती। और यही वह अनाज है जिससे पहेली उपजी थी। अकबर ने पूछा, तो फिर इसका हल क्या है?
हमें उसे छुपाना चाहिए या उसे उजागर करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, समझने की जरूरत है कि हर चीज को सार्वजनिक करना उपयोगी नहीं है। कुछ सच केवल तब तक शक्ति होते हैं जब तक वे हमारे निजी होते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम निरपेक्षता की चादर ओढ़ लें। असल बुद्धि यह जानने में है कि कब सच बोलना है और कब चुप रहना चाहिए। कोई चीज जिसे ज्ञान मिलने पर डर लगता है, वह डर सिर्फ इसलिए है कि पहचान ने उसे सीमित कर दिया। पर यदि वही चीज आपकी समझ बन जाए, यानी आप उसे स्वीकार कर ले बिना उसे सार्वजनिक किए, तब वह डर नहीं, आपकी ताकत बनती है। बीरबल ने फिर एक कथा सुनाई, एक गरीब संगीतकार की, जिसका नाम मुनिर था। मुनिर का एक गाढ़ा सा आवाज था जो किसी भी सुनने वाले को रुला देता। पर मुनिर ने कभी अपनी आवाज का राज किसी को नहीं बताया। उसने अपनी आत्मा में गाने की वजह रखी थी, अपनी माँ की याद, अपने गांव की मिट्टी और अपने छोटे मोटे सुख। मुनिर की आवाज सुनकर लोग खुश होते पर वह खुद हमेशा अकेला रहता। एक दिन उसने सोचा कि अपनी कहानी सबको सुना दूंगा। उसने मेले में अपने दर्द को गाकर सबके सामने रखा। लोग तालियों से नहीं रुके, पर कुछ समय बाद जैसे ही मुनिर ने अपनी सबसे निजी कविता सुना, एक हारमोनियम वाला जिसने उसकी प्रतिभा पर नजर रखी, उसने मुनिर से कहा, अब तभी तुम जैसा गाते हो वैसा नया नहीं रहा, हम तुम्हें देख रहे हैं। मुनिर का गीत, जो पहले अनकहा था, अब मुनिर का व्यापार बन गया। वह प्रसिद्ध हुआ, पर साथ ही वह बदल गया। उसकी आत्मा का वह हिस्सा जिसे उसने निजी रखा था, अब भेज दिया गया था और वह खाली महसूस करने लगा। मुनिर ने देखा कि पहचान द्वारा मिली प्रसिद्धि ने उसके भीतर की संगीत की शुद्धता को हरा कर दिया। यही वस्तु थी, जब चीज निजी थी वह सम्मान और शक्ति थी, जब सार्वजनिक हुई वह खोई हुई अक्ल और अलगाव बन गई। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने पाया कि यह पहेली केवल दिमाग की नहीं, दिल की भी थी। बादशाह ने पूछा, तो क्या हमें हर चीज को गुप्त रखना चाहिए? बीरबल ने गंभीरता से कहा, नहीं, हर गुप्त बात छिपाने योग्य नहीं होती। कई बार सच सामने आना जरूरी है, अन्याय का सच, अत्याचार का सच, और ऐसे सत्य जो समाज को बदल सकें। पर जो सच हमारे निजी एहसास से जुड़ा हो, जो हमारी पहचान के कोमल हिस्से हों, उन्हें हम सार्वजनिक करके अपनी ही आत्मा की चोट न करें। बुद्धि का असली अभ्यास यह जानना है कि किस सत्य का प्रकटीकरण समाज के लिए है और किसका प्रकटीकरण सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान कर देगा। अकबर ने तब बीरबल से कहा, तुमने पहेली का उत्तर तो बतला दिया, पर साथ में कोई नीतिगत सलाह भी देना कि इस ज्ञान के साथ कैसे जीना चाहिए। बीरबल एक पल के लिए मौन हुए। फिर उन्होंने कहा, दरबार में जो चीज हम आज सीख रहे हैं, वह सिर्फ एक उत्तर नहीं है, वह जीवन जीने का तरीका है। हमें अपनी जानकारी और निजी सत्य को संभालने में समझदारी रखनी चाहिए। जब तक कोई सत्य समाज के हित में नहीं है, उसे बिना सोचे समझे सार्वजनिक न करें। पर जब कोई सत्य अन्याय को जड़ से मिटा सकता हो, तो उसे बेझिझक बयां करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी पहचान से कभी डरे नहीं, उसे पहचानें और उसी में गर्व रखें, पर उसे सार्वजनिक करके खुद की आत्मा को बेचना मत। दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा और कहा, तुमने साधु की पहेली को ठीक तरह से पढ़ा। पर क्या यह सही है कि पहचान ही अकेलापन पैदा करती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पहचान अकेलापन नहीं पैदा करती, पहचान की गलत तरीके से साजिश अकेलापन पैदा करती है। यदि आप अपनी आत्मा को सही समझकर बांटते हैं, तो लोग आपको समझते हैं और अकेलापन दूर होता है। पर जब पहचान आपकी कमजोरी बनकर सामने आती है, तब लोग उसे हथियार की तरह उपयोग कर लेते हैं और आप अकेले हो जाते हैं। इसलिए संतुलन जरूरी है। अकबर ने धीरे से कहा, तो हल यह है, रहस्य और पहचान के बीच का विवेक। बीरबल ने सिर हिलाया।
पर उनके चेहरे पर अब एक और सुकून था। वे जानते थे कि साधु की पहेली का असली उद्देश्य लोगों को यह सोचने पर मजबूर करना था कि हमारे अंदर क्या है और हम उसे किसके साथ बांटते हैं। वे जानते थे कि हर सच्चाई का प्रकाश लाभकारी नहीं होता, कभी कभी अंधेरा ही हमें मानव बनाए रखता है। अकबर ने माना और कहा, अच्छा, अब उन कामकों को सजा दो जो झूठ बोलकर लोगों की पहचान बेचते हैं। बीरबल ने हल्के स्वर में उत्तर दिया, सजा तो बातचीत से भी होती है बादशाह। पहले समझो फिर सुधारो। समाप्ति की ओर आते हुए बीरबल ने एक आखिरी बात कही, बादशाह, हम लोग बहुधा सोचते हैं कि ज्ञान जितना साझा होगा उतना ही अच्छा होगा, पर जीवन में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो केवल एक दूसरे के बीच संरक्षित रहने चाहिए। माँ और उसके बच्चे का रिश्ता, प्रेम का पहला इकरार, एक सैनिक की रात की एकाकी गुंजाइश। अगर हम हर चीज को खुला कर दें तो वे चीजें अपनी परख खो देंगी। सच्चा कामकाज और बुद्धिमत्ता यही है कि हम जानें कि कौन सा सत्य दुनिया की खातिर उजागर करना है और कौन सा सत्य हमारी आत्मा का सुरक्षित हिस्से बनाकर रखना है। दरबार ने तालियां बजाईं। कुछ लोग धीरे धीरे समझ गए, कुछ ने ध्यान से सुना और कुछ ने अपनी धारणाएं फिर से जांचने का निश्चय किया। साधु जो वहां था, उसकी आंखों में संतोष की रेखा उभरी। उसने कुछ बोलने की जरूरत नहीं समझी। बीरबल ने साधु की तरफ नजर डाली। साधु ने सिर हिलाया और बिना किसी शोर के वहां से चला गया। वह जाता रहा और दरबार के लोगों के लिए एक बात स्पष्ट हुई, किसी भी चीज को पहचानने से पहले उसकी कीमत समझनी चाहिए। पहचान कभी कभी वरदान है और अक्सर वह एक जंजीर बन जाती है। बुद्धि का असली अर्थ सिर्फ समस्या का हल बताना नहीं, बल्कि यह भी है कि हम किस तरह उस हल का प्रयोग करें ताकि जीवन का सौंदर्य न खोए। बादशाह अकबर ने उस दिन बीरबल की हिम्मत और विवेक की तारीफ की। उन्होंने बीरबल को एक मीठा उपहार दिया, पर बीरबल ने कहा कि उनका असली इनाम वह सीख था जो दरबार ने पाया। बीरबल के लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने न केवल पहेली का उत्तर दिया, वरन लोगों के मन में एक ऐसा बीज बो दिया जिसे समय काट छांट कर बुद्धिमत्ता की शाख बनाएगा। कुछ दिनों के बाद गांवों में, शहरों के बाजारों में और शाही दरबारों के बाहर लोग अपने निजी सत्य और पहचान के बारे में सोचने लगे। कुछ ने लिखा, कुछ ने छुपाया और कुछ ने समझदारी से चुना कि कब बोलना है और कब चुप्पी में जीवन की मिठास रखनी है। समय बीतता गया। बीरबल की कहानी लोगों के जनजीवन का हिस्सा बन गई। कई बार लोग उस पहेली को याद करते और मुस्कुरा देते, क्योंकि यह उन्हें उनकी अपनी कमजोरियों और ताकतों से मिलने का एक मौका देती थी। बीरबल ने फिर कहा, हर पहेली का हल उतना सरल नहीं जितना दिखता है, पर जब आप उसके पीछे के इंसान को समझ लेते हैं तब शब्द अपने आप रास्ता दिखाते हैं। और यह बात सच थी। बुद्धिमत्ता केवल सही उत्तर खोजने की नहीं, बल्कि जवाब के साथ जीने का तरीका खोजने की भी कला है। उस दिन से सबसे मुश्किल पहेली का हल दरअसल इतना मुश्किल नहीं रहा, पर उसे अपनाना कठिन रहा, क्योंकि सच की कीमत अक्सर हमारे सबसे निजी हिस्सों में छिपी रहती है। किसी ने कभी पूछा, क्या बीरबल ने हमेशा इसी तरह ही हर पहेली सुलझाई? बीरबल हंसकर कहते, हर पहेली का हल वही है जो जीवन में संतुलन लाए, और उसी संतुलन ने बाद में अकबर के शासन को और भी न्यायपूर्ण बनाया। दरबार की दीवारों पर लिखी कहानियां बदलती रहीं, पर जिस दिन बीरबल ने अपनी सोच का प्रयोग करके साधु की पहेली सुलझाई, उसी दिन लोगों के बीच एक छोटी सी नदी बह निकली जो कहती थी कि कुछ रहस्य रखने से इंसान इंसान रहता है और कुछ सच फूटने पर वह बदल जाता है। यही बीरबल का उत्तर था और यही वह सच था जिसे लोगों ने धीरे धीरे स्वीकार किया। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, पर इस कथा का सार यही है कि बीरबल ने सबसे मुश्किल पहेली, वह जो पहचान और रहस्य के बीच नृत्य करती थी, को केवल शब्दों से नहीं, पर जीवन के अनुभवों से सुलझाया।
उसने बताया कि किस तरह पहचान किसी को अकेला कर सकती है और किस तरह उसे शक्ति भी दे सकती है। और सबसे बड़ी बात उसने यह सिखाया कि बुद्धि जीवन के निर्णयों में संतुलन और विवेक लाने का नाम है, न कि केवल तर्क या विद्या का खेल। बीरबल ने कैसे पकड़ा था नकली संत? आप सुनिए वह कहानी जिसे सुनकर दरबार भी हंसा, पर आम जनता के दिल में एक नया भरोसा जाग उठा। उस दिन बीरबल ने अपने चातुर्य से एक ऐसे नकली संत को बेनकाब किया था जो लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उनका पैसा और उनका आत्मविश्वास दोनों चुरा रहा था। यह किस्सा उस समय का है जब अकबर का राज्य समृद्धि की राह पर था, पर साथ ही छल प्रपंच भी बढ़ रहे थे। लोग नए नए विधाओं और ढोंगों के शिकार बनने लगे थे। ऐसे समय में बीरबल की सूझबूझ और संवेदनशीलता ने फिर एक बार आम आदमी की रक्षा की। कहानी की शुरुआत हुई एक छोटे से कस्बे से जो राजधानी से कई मील दूर था। वहां के लोग सादगी और ईमानदारी के लिए मशहूर थे, पर कुछ महीनों से एक विदेशी संत का नाम हर घर में गूंजने लगा था। वह संत सफेद कपड़े पहनकर आता, उसके साथ कुछ वफादार सहयोगी रहते और वह ऐसे वचन देता मानो उसके पास ईश्वर का संदेश हो। लोग उसे देखकर आंसू बहा देते, धन दान करते और अपनी समस्याएं खोलकर उसके सामने रख देते। इस संत की वाणी में बड़ी मिठास थी और उसकी चाल में बड़ा नाटक। उसने कमजोरों को आश्वासन दिया, दुखियों को सहारा दिया और व्यापारी वर्ग से बड़े उपहार बटोर लिए। लोगों ने उसे महान साधु कहा तो कुछ ने उसे दिव्य पुरुष भी कहा, पर जो सच था वह यह कि संत के पीछे एक अच्छी खासी चुप्पी और पैसों की भीड़ आ चुकी थी। राज्य में यह खबर जल्दी पहुंची और यह भी कि कई लोगों ने अपनी बचत उसी संत के नाम कर दी। कुछ ने खेत के बीज बेच दिए, कुछ ने अपनी जायदाद के दस्तावेज दे दिए और कुछ ने परिवार के गहने बेच दिए। जब यह बात अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने चिंता जताई। वे चाहते थे कि अपने प्रजा की हिफाजत हो और किसी भी तरह की धोखेबाजी पर रोक लगे। उन्होंने दरबार में इस मसले को उठाया और बीरबल से कहा कि वे शहर जाकर इस संत की सच्चाई जांचे। बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि प्रकट की, बल्कि उनके भीतर की संवेदना ने इस काम को व्यक्तिगत बना दिया। वे जानते थे कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले कितने खतरनाक होते हैं। बीरबल ने तुरंत तैयारी की। उन्होंने कुछ भरोसेमंद सेवक और एक दो ग्रामीण सहायकों के साथ यात्रा की, पर वे स्वयं छिपकर चलते रहे ताकि संत के लोग उन्हें पहले पहचान न लें। उनके पास न केवल अकबर का आदेश था, बल्कि जनता का भरोसा भी था, और दोनों का दबाव बीरबल को सतर्क और सावधान बना रहा था। रास्ते में बीरबल ने गांव-गांव रुका, लोगों से बात की, संत के सहायक और प्रभाव के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन लोगों ने बताया कि संत गांव के पास एक खुले मैदान में आता और वहां संगीत के साथ लोगों को सम्मोहित कर देता। फिर बाद में उसके कुछ लोग घर घर जाकर लोगों के दुख सुनते और घरवालों का भरोसा हासिल कर लेते। उसकी भाषा में गर्मजोशी थी और उसके पास सदैव कोई न कोई चमत्कार दिखाने का बहाना भी। पर कुछ लोग बताते वो कभी ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब केवल उसे ही पता होता है, और कुछ बताते वह चुपके से हमारे घरों में आता और कहता कि कोई रोग बुरा है, तो हमने उसकी सलाह मानकर इलाज कर दिया, पर हमें अच्छा नहीं मिला। इन छोटी छोटी कहानियों ने बीरबल के मन में संदेह को और पोषित किया। बीरबल ने देखा कि नकली संत के सहायक भी बड़े चतुर थे। वे गरीबों के बीच जाकर दुख बटोरते और फिर उसी दुख का दावा करते कि संत ने उसे दूर किया। उन्होंने कई बार भीड़ के सामने दिखावटी उपवासों और कठिन क्रियाओं का नाटक किया, जिनमें लोगों को एहसास होता कि यह संत किसी उच्च आध्यात्मिक स्थिति में है। पर बीरबल जानते थे कि असली साधु अपनी विनम्रता और सादगी से भिन्न होते हैं। असली संतों के पास न तो दुनिया की लालसा रहती है और न ही बड़े उपहारों की चाह। इसलिए बीरबल ने एक ठोस योजना बनाई।
संत को पर्दे के पीछे से पकड़ना होगा, उसकी रणनीति को सामने लाना होगा और लोगों के आंखों से वह पर्दा हटाना होगा जो झूठ की चमक से बना था। पहली चाल यह थी कि बीरबल ने खुद को एक सामान्य आदमी का रूप दिया। वे भूरे कपड़े पहनकर गद्देदार घोड़े की सवारी में आए और गांव के पास उसी मैदान में खड़े होकर संत की भीड़ को देखते रहे। संत उसी समय अपनी झलक दिखाने के लिए निकला। उसकी चाल बड़ी मनोहर और अत्यंत नियंत्रित थी। वह कुछ मंत्रों की ध्वनि निकालता और उसके लोग तालियां बजाते, पर बीरबल ने ध्यान दिया कि उसके मंत्रों में कोई वास्तविक पारंपरिक मंत्र की गूंज न थी। उसकी आवाज में तालबद्धता थी पर आत्मा नहीं। उसने कुछ ऐसे वाक्य कहे जो लोगों के दिलों में सीधे उतरते, जैसे तुम्हारा दुख तुम्हारे अतीत का फल है, या जो तुम खो चुके हो उसे वापस पाने के लिए बस मुझ पर विश्वास करो। लोग रोते और उसके चारों ओर गोल घेर लेते। बीरबल ने उन शब्दों को गौर से सुना और नोट किया कि हर वाक्य में एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल था, लोगों की संवेदनशीलता को भुनाने का नुस्खा। एक दिन बीरबल ने दूसरे हरकतों की तकनीक पर ध्यान दिया। संत के कुछ सहयोगी भीड़ को छांटते, किन्हीं को अलग बुलाकर उनसे निजी बात करते और फिर यह कहते कि संत ने कहा है कि वे किसी को अपना धन अर्पित करें या कोई विशेष दान दें। ऐसा करने पर संयोजित उपहार मिलते। बीरबल ने देखा कि प्रभाव बनता है, क्योंकि लोगों को पहले सुनाया जाता, फिर उन्हें आश्वस्त किया जाता और आखिर में उन्हें लालच और भय दोनों का मिश्रण दिया जाता। भय इसे और मजबूत बनाता। कहा जाता कि अगर दान नहीं होगा तो परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह सब योजनाबद्ध तरह से चल रही थी और लोग बेखबर थे। बीरबल ने सोचा कि संत की यह कला केवल उसके शब्दों की नहीं, इसमें उसकी मदद करने वाले लोगों की भूमिका बड़ी थी। इसलिए आधी रात को उन्होंने छिपकर संत के पड़ोस में रहने वाले सहयोगियों की गतिविधि देखी। उन लोगों के बैग में कुछ चिट्ठियां मिलीं जिनमें छोटी छोटी चालें लिखी थीं, किसी पट्टी पर कुछ नाम, किसी घर के बारे में छोटी छोटी जानकारियां और कहानियां कि किस तरह चेहरों से आंसू निकालें। चिट्ठियां पढ़कर बीरबल का दिमाग और ज्यादा सक्रिय हो गया। यह सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था। पर समस्या यह भी थी कि जब सच सामने आया तो लोग अक्सर गुस्सा करते थे और कहीं-कहीं संत के समर्थक हिंसक भी हो जाते। बीरबल ने समझा कि यदि वे संत को सीधे पकड़ने का प्रयास करेंगे तो भीड़ का आक्रोश और संत के समर्थकों का विरोध उन्हें उल्टा पड़ सकता है। इसलिए उनका अगला कदम और भी चालाकी से भरपूर होना चाहिए था। बीरबल ने तय किया कि वे नाटक करके संत को बेनकाब करेंगे। उन्होंने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नकली रोग और एक नकली चमत्कार की कहानी रची। योजना यह थी कि वे दिखाएंगे कि संत ने सच में किसी का रोग ठीक किया, पर असलियत यह होगी कि वह रोग और उपचार सब चालबाजी पर आधारित होंगे। बीरबल ने कुछ मास्टर कलाकारों को चुना जो सहज अभिनय कर सकते थे। कुछ लोग नकली बीमार बने और कुछ ने मुनाफे के लिए अपने गहने दांव पर लगा दिए। पर सबसे बड़ा चाल यह था कि बीरबल ने एक ऐसी स्थिति तैयार की जिसमें संत के सहायक खुद झूठ बोलते पकड़े जाएं। नाटक का दिन आया और गांव में भीड़ जमा हुई। संत ने अपनी रस्में की और बीरबल ने भीड़ के बीच से एक युवक को बाहर बुलाया जो बहुत दुर्बल और असहाय प्रतीत होता था। युवक बीरबल का परिचय नहीं जानता था। उसने केवल अभिनय किया कि उसे बहुत बुरा रोग है जो किसी चमत्कार से ही ठीक हो सकता है। संत ने उसी प्रदर्शन की पुरानी रचना दोहराई। उसने युवक को अपने पास बुलाकर कहा कि उसके अंदर बुरी शक्तियां हैं और उसे दान और जाप करके ठीक किया जा सकता है। भीड़ ने तालियां बजाईं और कुछ लोगों ने तुरंत धन निकाला। पर बीरबल ने उस युवक की औपचारिकता में एक संकेत रखा था। युवक ने संत से कहा कि उसे उल्टा दाने चाहिए और उसने प्रतीत कराया कि वह असल में ठीक होता जा रहा है। संत की चाल तेज थी पर बीरबल ने दूसरे उपाय भी किए थे।
उन्होंने कुछ सहयोगियों को छुपाकर रख रखा था जो बीच में जाकर दिखा देंगे कि सच में कोई चौंकाने वाली चीज हो रही है। और बस वही हुआ। उस समय ऐसे एक सहायक ने कुछ आभूषणों से छेड़छाड़ करके दिखाई कि यह सब कांड चमत्कार है। भीड़ में हल्ला मचा, पर संत के लोग तुरंत आए और उन आरोपों को गूढ़ शब्दों में नकारने लगे। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। बीरबल ने देखा कि यही समय है। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद ग्रामीणों को बुलाया और कहा कि वे चौकस रहें। आगे की चाल में बीरबल ने और भी चतुराई दिखाई। उन्होंने संत के प्रमुख सहायक को छुपकर सवालों के जाल में फंसाया। वे जानते थे कि नकली संत के पास अक्सर कुछ संकेत या चिन्ह होते हैं जो व्यक्तियों की निजी जानकारियों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे किसी परिवार के रिवाज, किसी पुराने मामले की जानकारी या किसी पाप का हवाला देना। बीरबल ने भीड़ में एक महिला को ऐसा बनाया जो अपने पति की चिंगारी खो चुकी थी और खुश नहीं थी। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि उसे संत ने बताया था कि उसके पति का कोई पुराना कर्ज है और वह इसके लिए जतन कर रहा है। सहायक ने तुरंत हल्का सा जोर दिखाया कि सच में एक व्यक्ति ने पुराना कर्ज लिया था और उसे चुकाने के लिए दान देना चाहिए। पर बीरबल के छिपे हुए लोगों ने उस सहायक के बयान को रिकॉर्ड कर लिया था, न कि लिखित रूप में बल्कि साक्ष्य के तौर पर कि वे किस तरह निजी जानकारियों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस रिकॉर्डिंग ने बाद में प्रमाण दे दिया कि सहायक लोगों की निजी पीड़ा को जानकर उसे सार्वजनिक कर रहे थे ताकि दान लूट सकें। सहायक को जब सामन सामने रखा गया तो उसने झिझकते हुए सच माना, पर उसकी बातों से संत की असली चाल उजागर हो गई। भीड़ में धीरे धीरे उथल पुथल बढ़ने लगी। कुछ लोग संत के समर्थन में और कुछ उसके खिलाफ खड़े हो गए। बीरबल ने अपनी बुद्धि का दूसरा पहलू दिखाया। वे जानते थे कि यह समय मार्मिक भाषण देने का नहीं, बल्कि शांत और तार्किक बहस का है। उन्होंने मंच पर चढ़कर लोगों से कहा कि किसी भी अवस्था में किसी की आस्था पर ठट्ठा न करना चाहिए, पर यदि किसी का जीवन और धन धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है तो उसे सच्चाई से अवगत कराना आवश्यक है। उनके शब्दों में वह शांति और सख्ती थी जो भीड़ को मंथर कर देती। उन्होंने संत से विनम्रता से कुछ सवाल पूछे, जैसे वह कैसे इतने निजी मामलों का ज्ञान रखता है और किस तरह उसके सहायक लोगों के घरों की जानकारी जुटाते हैं। संत चकमा देने की कोशिश करने लगा, पर बीरबल ने पहले से ही इकट्ठे कर रखे प्रमाण रख दिए, उन चिट्ठियों और सहायक के बयानों की प्रतियां जो उसके ढोंग को उजागर कर रही थीं। जब प्रमाण सामने आए तो संत का असली चेहरा धीरे धीरे खुलने लगा। वह पहले शोर करने की कोशिश करने लगा, पर बीरबल ने भीड़ को समझा दिया कि शोर से कुछ नहीं होगा, सत्य को ठंडी तार्किकता से देखा जाना चाहिए। लोगों ने देखा कि संत के पास न तो वे ईमानदार शास्त्रों की जानकारी थी, न किसी तरह की आत्मिक गहराई। वह केवल लोगों की कमजोरी और सबसे अहम बात, लोगों की चाहत का फायदा उठा रहा था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि संत ने उन्हें कहा कि उनका जीवन बुरी शक्ति से प्रभावित है और इसे हटाने के लिए दिए गए दान के बाद ही वे ठीक होंगे, पर वास्तविकता यह थी कि दान उठाकर संत के सहायक बाजार में जाकर उसे बेच देते थे। यह बात सामने आते ही भीड़ में आक्रोश की लहर फैल गई। कई लोग तो रो पड़े क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम 4 पैसों से वह दान दिया था। बीरबल ने सबको समझाया कि आस्था और विवेक में फर्क है। आस्था को हमें सम्मान देना चाहिए, पर जब किसी की आस्था का प्रयोग आर्थिक लाभ के लिए किया जाए तो उसे रोका जाना चाहिए। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। संत और उसके सहयोगियों ने हार मानने की बजाय एक आखिरी चाल चली। उन्होंने यह आरोप लगाया कि बीरबल स्वयं एक निष्पक्ष जांचकर्ता नहीं है, कि वे दरबार के आदमी हैं और इस कारण से उन्हें अकबर का फायदा पहुंच रहा है। कुछ काल्पनिक कहानियां फैलाई गईं कि बीरबल ने गांव वालों को हिंसा के लिए भड़काया है, पर बीरबल ने शांत रहकर उन आरोपों का उत्तर दिया और अपनी योजना के साक्ष्य दिखाए।
उन्होंने गांव के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को मंच पर बुलाया जो सच्चाई के साक्षी बने। ग्रामीणों ने अपने हाथों से वह साक्ष्य दिए कि कैसे संत के सहायक घर घर जाकर जानकारी जुटाते थे और फिर इसे दान के बदले में लोगों पर लागू करते थे। सहायक अब जब साक्ष्य के आगे बेनकाब हो चुका था तो उसका साहस टूटा। उसने कबूल किया कि वे लोगों का भरोसा तोड़ रहे थे और धन अपने स्वार्थ के लिए ले रहे थे। यह कबूलियत सुनकर भीड़ का गुस्सा बढ़ा पर साथ ही उन्हें एक तरह की राहत भी मिली। सच सामने आ गया था और वे अंततः अपने अधिकार वापस पा सकते थे। बीरबल ने उस सहायक को अकेले बुलाकर उससे अधिक गहराई से प्रमाण निकालने की कोशिश की। उस सहायक ने बताया कि संत का असली मकसद था ऊंचा दर्जा और पैसा। वह चाहता था कि एक बड़ा मेला लगाकर विशेष अनुष्ठान करे जहां से उसे बड़ा धन मिल सके। उसने स्वीकार किया कि उसने कई लोगों की परेशानियां बढ़ाई और उनका भरोसा तोड़ा। इस कबूलनामे के बाद बीरबल ने संत को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम सचमुच महान हो तो तुम्हें किसी प्रकार का चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सत्य अपनी मजबूती खुद दिखा देता है। उन्होंने संत से कहा कि यदि वह ईमानदार है तो वह स्वयं अपने द्वारा लिए गए धन का हिसाब दे। संत घबरा उठा क्योंकि उसके पास न तो हिसाब था और न ही किसी तरह का सार्थक उत्तर। उसे जब पूछा गया कि उसने जो धन लिया वह कहाँ खर्च किया तो वह चुप रह गया। उसकी नाक कट गई। भीड़ ने उसे घेर लिया और उसके पास से जो भी सामान मिला उसे जब्त कर लिया गया और यह सब कानून के अनुरूप हुआ क्योंकि बीरबल ने पहले बाजार के कुछ व्यापारियों को बुलाकर कहा था कि यदि नकली वस्तुएं पाई गईं तो वे सबूत बनाकर देंगे। अंत में बीरबल ने संत और उसके प्रमुख सहायक को राजधानी भेजने का निर्णय लिया ताकि अकबर स्वयं सुनकर न्याय कर सकें। लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने गांव वालों को शिक्षित करने की एक छोटी सी योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई जिसमें उन्होंने समझाया कि किस तरह धोखेबाज लोग आस्था का दुरुपयोग करते हैं और किस तरह लोगों को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि असली संत वह है जो न केवल मधुर वचन बोलता है बल्कि अपनी जीवन शैली से भी ईमानदारी दिखाता है, जो कभी किसी को दंडित नहीं करता और न किसी की खोई हुई धनराशि पर आंख बंद करके दावा करता है। ग्राम सभा ने मिलकर ठान लिया कि वे भविष्य में ऐसे किसी भी अनियोजित व्यक्ति को तुरंत स्थानीय पंडितों और समाज के बुजुर्गों से जांचे बिना नहीं मानेंगे। इस शिक्षा ने गांव को एक नया आत्मविश्वास दिया। लोगों ने समझ लिया कि आस्था की रक्षा करना कितना जरूरी है और कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। जब मामला अकबर के दरबार में पहुंचाया गया तो बादशाह ने बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बुद्धि का प्रमुख अर्थ केवल चालाकी नहीं बल्कि समाज का कल्याण भी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि असली इनाम तो जनता का सुरक्षा का एहसास है। अकबर ने संत का सख्त दंड सुनाया। उसे जो भी धन चुराया था उसे वापस कराने का निर्देश और साथ ही उसे जनहित के कार्यों में लगाया गया ताकि वह अपने कर्मों का प्रतिफल समझ सके। कुछ लोगों ने मांग की कि उसे जेल में बंद किया जाए पर बीरबल ने कहा कि शिक्षा और बहाली दंड से अधिक फलदायी होती है। उन्होंने समझाया कि समाज को समेटने के लिए हमें गलतियों का सुधार भी करना होगा, न कि केवल सजा देना। इस नीति ने अकबर के शासन की एक अलग ही मिसाल पेश की, न्याय के साथ दया और दया के साथ सुधार का संदेश। समय के साथ उस नकली संत का नाम लोगों की यादों से मिटने लगा पर उसकी करामातों की कथा एक सतर्कता बनकर गांव-गांव में सुनाई जाने लगी, एक तरह की लोक कथा जो बच्चों को सिखाती कि विश्वास करते समय विवेक का प्रयोग करें। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल एक धोखेबाज पकड़ लिया बल्कि एक पूरे समाज को सतर्क किया। लोगों ने अपनी पूजा पाठ की रीति रिवाजों पर भी ध्यान दिया और स्थानीय धर्मगुरुओं से मिलकर तय किया कि बड़े अनुष्ठान तभी किए जाएं जब समाज के बुजुर्ग और ज्ञानी उनकी जांच कर लें।
यह व्यवस्था धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई और नकली संतों की संख्या घटने लगी। बीरबल ने यह भी देखा कि झूठे संत तब तक फलते फूलते हैं जब तक गरीबी और अज्ञानता होती है। इसलिए उन्होंने शिक्षा और साधारण ज्ञान का प्रचार प्रसार भी बढ़वाया ताकि लोग अपने अधिकारों और अपने जीवन की कीमत समझ सकें। कहानी का असली तालमेल तब हुआ जब सालों बाद वही गांव समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ा और वहां के लोगों ने बीरबल का नाम संदेश रूप में अपने बच्चों को सुनाया, कैसे एक सज्जन ने धैर्य और बुद्धि से एक झूठे पुरुष को बेनकाब किया और समाज को बचाया। बीरबल का नाम हमेशा विनम्रता और न्याय के प्रतीक के रूप में रहने लगा। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि केवल बौद्धिक खेल नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और न्याय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला औजार होना चाहिए। नकली संत भले ही अपनी चालों से कुछ समय के लिए चकाचौंध फैला दे, पर सच्ची चमक वही है जो समय की कसौटी पर टिकती है, और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से यही सिद्ध कर दिया। आप चाहें तो यह सोचें कि यह कहानी बस इतिहास की कहानी है, पर असल में यह एक सिख है, आस्था और विवेक को साथ लेकर चलो, और जब कोई तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाए तो आवाज उठाना सीखो। बीरबल ने साबित किया कि किसी भी छल को पकड़ने के लिए जरूरी है शांति, धैर्य, योजना और समाज के सहयोग का मिलन। नकली संत पकड़ा गया, लोगों को उनकी धनराशि वापस मिली और अंततः समाज ने सीख लिया कि सच्चाई का रास्ता चालबाजी से नहीं बदला जा सकता। इस तरह बीरबल न केवल एक अपराधी को पकड़कर लाया, बल्कि वह समाज को सिखाने आया कि आस्था को संवेदनशीलता और विवेक के साथ संभालना चाहिए, और यही सबक आज भी हमें याद रखना चाहिए। आप सुनिए एक ऐसी घटना जिसकी चर्चा आगरा की गलियों से लेकर दूर के गांवों तक गूंज उठी। वह किस्सा था जब बादशाह ने खुद एक अदृश्य कपड़ा पहन लिया और बीरबल ने अपनी चतुराई से उस कपड़े की पोल खोल दी। यह कहानी न केवल हंसी और नाटकीयता से भरी है, बल्कि उसमें मानवीय स्वभाव, अभिमान, भ्रम और सच्चाई का ऐसा नजारा है जिसे सुनकर आप सोचेंगे, क्या सचमुच हर चमकने वाली चीज सोना होती है। उस समय की बात है जब अकबर का दरबार अपने शान के चरम पर था। राज्य समृद्ध था, बाजार चहल पहल से भरे रहते और लोग नए नए फैशन और कलाकारी की चीजों पर तरसते। पर लोगों के बीच एक नया फैशन उभर आया था, इतने बिल्कुल सुंदर और महीन वस्त्र जो इतने हल्के हों कि हवा में उड़ते प्रतीत हों और पहनने वाले की गरिमा को और बढ़ा दें। मोती और कढ़ाई, कीमती धागे और पत्थरों से जड़े कपड़ों की धूम थी। ऐसे में कुछ चालाक ठग और शिल्पकार मौके का फायदा उठाना चाहते थे, और तभी दो ऐसे धोखेबाज जो आत्मविश्वास से भरे थे और बोलने में माहिर राजधानी में आए। वे अपने आप को परदेशी कारीगर कहते और दावा करते कि उनके पास वह कपड़ा है जिसे अदृश्यता का कपड़ा कहा जा सकता है, न कि शाब्दिक रूप से अदृश्य, बल्कि ऐसा कपड़ा जिसे केवल वही लोग देख सकते हैं जो किस्मत के योग्य या विचार में परिपक्व हों, जो मूर्ख हों, दुष्ट हों या जो पद की झूठी चमक पर निर्भर हों, वे उस कपड़े को नहीं देख पाएंगे। यह दाव सुना तो लोग हैरान हुए, पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा आग लगा दी वह था बादशाह अकबर का स्वभाव, नए और अनोखे को आजमाने की उत्सुकता। जब इन दो कारीगरों ने दरबार में दहाड़ मारी और कहा कि वे राजा के लिए एक ऐसा पोशाक बनाएंगे जो केवल समझ और ईमानदारी रखने वालों को ही दिखेगा, तो कुछ मंत्रियों ने चौकन्ना होकर मना किया, पर अकबर की जिज्ञासा और साथ ही कहीं न कहीं विद्यमान अहंकार ने उसे आकर्षित किया। अगर यह सच है, उसने सोचा, तो यह मेरी नीतियों और न्याय की शक्ति का प्रतीक बनेगा। लोग सोचेंगे कि मेरा दरबार सत्य और बुद्धि की प्रधानता में है। और इसी भाव से उसने उन परखदारों को आजमाने का मन बनाया। बीच का दृश्य मजाकिया है। कारीगरों ने बड़ी चालाकी से कहा कि कपड़ा बनाने के लिए उन्हें सूते के अलावा भी कुछ अनोखा पदार्थ चाहिए, विशेष रंग, महीन धागे और बेशक बहुत सारा स्वर्णिम दान। अकबर ने खुशी खुशी उन्हें धन और आवश्यक वस्तुएं दे दी।
कारीगरों ने महंगे भ्रेक सामान लिए और आजीजी से अपने कोनों में बैठकर खुले से कपड़े की कल्पना करते रहे, पर असलियत यह थी कि उनके हाथ खाली थे। वे केवल हवा में अपने कुशलता के दावे बुनते रहे। पर उनका खुद का आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि उन्हें कोई शक था ही नहीं कि लोग उन्हें धोखा कह देंगे, क्योंकि उनका खेल इमोशन पर निर्भर था, न कि किसी भौतिक कलाकारी पर। समय बीता और कारीगर ने दरबार में आने का वादा किया। अकबर की आंखों में गर्व और उत्सुकता दोनों चमक रहे थे। यह उसके लिए एक अवसर था कि वह अपनी प्रजा को दिखा सके कि वह विद्वानों और सच्चाई के हक में है। पर बीरबल, जो हमेशा से अकबर के पास होते हुए भी जनता के बीच के दर्द और सलाह को समझने में माहिर थे, उन्होंने इन कारीगरों पर आशंकाएं पाल लीं। बीरबल जान चुके थे कि जहां दिखावा होता है वहां अक्सर छल भी रहता है। उन्होंने दरबार में चुपचाप बैठकर देखा कि किस तरह कुछ लोग जल्दी जल्दी उस कपड़े की बात में प्रशंसा करने लगे, पर उनकी प्रशंसा का स्वर कुछ अलग था। वह प्रशंसा न तो समझदारी से उपजी थी और न ही ईमानदार थी, वह स्वार्थ और ढोंग से भरी थी। अंततः उस दिन का इंतजार खत्म हुआ। कारीगरों ने राज दरबार में बड़ा पंडित सा ढोंग रचा और कहा कि अब वे राजा के लिए उस अद्भुत कपड़े का परिधान कर देंगे। शाही दरबार में जब कपड़ा, जो वास्तव में कुछ भी नहीं था, फैलाया गया, कारीगर ने हवा में कुछ हाथ घुमाए, कुछ दिखावे किए और कहने लगे कि कपड़ा इतना बारीक और सूक्ष्म है कि केवल संदर्भ और बुद्धि वालों को ही दिखाई देगा। उनकी बात पर दरबार में कई लोग तालियां बजाने और वाहवाही करने लगे, पर अक्सर यह वाहवाही भय से निकलती थी। वे नहीं चाहते थे कि कोई सोचे कि वे मूर्ख हैं जो कपड़े नहीं देख पा रहे। दरबार में भी कुछ लोग थे जो सचमुच चुप रहने में खुश रहते, पर बीरबल की नजर इन चीजों पर गहरी थी। मजाक की पूरी चरमसीमा तब आई जब बादशाह अकबर ने कहा कि वह भी वही सूट पहनना चाहता है। क्या ख्याति की इस नई चीज के साथ उसका खुद का दिखावा न बढ़ेगा? यदि सचमुच केवल समझदार लोग ही उस कपड़े को देख पाते हैं, तो उस राजा की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी जिसने ऐसे श्रेष्ठ वस्त्र पहने हों। अखबारों की तरह सच यही था कि अकबर ने यह सोचा कि इससे उसकी महिमा और न्यायप्रियता का प्रतीक बनेगा। तो व्हाट फॉलोड? उसने बेशरम बनकर कपड़े पहनने को कहा और दरबार में सभी चुप हो गए। कुछ लोग अपनी बेईमानी पर शर्मिंदा हुए, पर वे बोले नहीं। पर बीरबल ने चश्मे के पीछे से यह तमाशा देखा और उसके भीतर एक अलग तरह की योजना उभरी। भीड़ में से एक छोटा बच्चा था, मासूम और बेजोड़, जिसने अभिमान और दिखावे की परवाह न करते हुए सीधे बोले, मगर बादशाह के कपड़ों में तो कुछ भी नहीं है। इस निर्दोष वाक्य ने दरबार में जैसे शीतल हवा घोल दी। कुछ लोग हुए ताज्जुब, कुछ क्रोधित हुए, पर बीरबल का ध्यान उस बच्चे पर गया। बीरबल जानते थे कि बच्चों की मासूमियत अक्सर सबसे कड़ा सच बोल देती है, और इसी मासूमियत ने अकबर के दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा की। अकबर ने कुछ क्षण के लिए शर्म महसूस की, पर पल भर में उसके अंदर की मान्यताओं का गीत बज उठा और वह अपने आप को हंसकर संभालने लगा। उसने बच्चे को कुछ नहीं कहा, पर वह जानता था कि वह भीड़ में अलग दिख रहा था। बीरबल ने उसी समय फैसला किया कि वह इस खेल को सबके सामने बेनकाब करेगा। न केवल कारीगरों की पोल खुलेगी, बल्कि देश की नजरों में जो दिखावा और झूठ का संचार हो रहा था, वह भी उजागर हो जाएगा। बीरबल ने धीरे धीरे एक चाल चली। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि वह खुद भी अभिनय करे और बादशाह की सहमति से इस तमाशे को एक नाटक में तब्दील कर दे। अकबर, जो अपने थिएट्रिकल पक्ष में चतुर थे, उन्होंने भी यही चाहा कि जनता देर तक हंसी और चर्चा करे और शायद कुछ सबक ले। पर बीरबल का उद्देश्य केवल हंसी नहीं था। उन्होंने ठानी कि अब वह लोगों को इस बात की सीख देंगे कि अभिमान कितना खतरनाक हो सकता है और सच्चाई की आवाज कितनी जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों और कुछ विश्वसनीय कलाकारों के साथ मिलकर एक नाटकीय योजना बनाई।
नाटक का दृश्य कुछ इस तरह से घटित हुआ। बीरबल ने पहले सारे कारीगरों के सहायक लोगों को चुपके से देखा और उनके द्वारा किए जा रहे छोटे छोटे नाटक और चालाकियों का खुलासा कर लिया। वे जानते थे कि कारीगर केवल धूप और रोशनी और कुछ बुनी हुई बातों से लोगों को लुभा रहे हैं। उनके पास वास्तव में कोई कपड़ा नहीं था। बीरबल ने चुपचाप उन चिट्ठियों और प्रमाणों को इकट्ठा किया जो दिखाते थे कि कारीगर कैसे कुछ खास शब्दों और संकेतों के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करते थे। उनके पास अब तथ्यों का एक सिला था, पर जनता के सामने सबूत पेश करना एक काम था, उसे समझदारी से पेश करना और बादशाह की शर्मिंदगी को शालीनता से संभालना दूसरी बात थी। इसलिए बीरबल ने नाटक के दौरान धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनाई कि सच सबके समक्ष स्वतः ही प्रकट हो जाए। नाटक के दिन अकबर ने वही अदृश्य कपड़ा पहनने का नाटक किया, पर इस बार बीरबल ने बच्चे की वही मासूम बात दोहराई और फिर धीरे धीरे कारीगरों के सहायक खुले कि वे किस तरह कपड़े की कहानियां फैला रहे थे, किस तरह वे भीड़ को चकमा दे रहे थे। भीड़ ने देखा कि कपड़े वास्तव में कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वह केवल सोच और मान्यता का खेल था। पर यहाँ कहानी में दिलचस्प मोड़ आया। अकबर ने उस झूठ पर पहले तो मुस्कान की, पर जब उसे महसूस हुआ कि लोग उसे केवल दिखावे के लिए सराह रहे हैं, उसने लालच और अभिमान की मनस्थिति पर शर्म महसूस की। उसने सोचा कि क्या उसका दरबार ऐसे छल को प्रोत्साहित कर रहा है। वह समझ गया कि सच्चा राजदंड और सच्ची महानता वह नहीं जो दिखावे में हो, बल्कि वह है जो जनता के विश्वास और सम्मान से बनती है। इसलिए उसने आत्मघोषणा की, भले ही कपड़ा दिखे या न दिखे, राजा का काम है कि वह सच्चाई और न्याय के साथ खड़ा रहे। उसने खुद को हास्य का पात्र बनने दिया और कुर्ते पर शुद्ध हंसी के साथ कहा कि उसने भी कोई कपड़ा पहन लिया, पर वह कपड़ा केवल उसके अहंकार का था। भीड़ ने इसे देखकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ ने अपमान महसूस किया, कुछ ने राहत, पर अधिकांश ने अपने भीतर के भ्रम और अहंकार को पहचाना। बीरबल ने बेहतरीन कला के साथ उस पूरे मसले को संभाला। उन्होंने न केवल कारीगरों की पोल खोली, बल्कि सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने बादशाह को अपनी गलती समझाई बिना उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए। अकबर ने स्वयं मुकदमों का आदेश दिया कि कारीगरों को उनके ठगने के तरीकों का हिसाब देना होगा और साथ ही जनता के सामने माफी मांगना होगा। कारीगरों के साथ न्याय हुआ, पर बीरबल ने सख्ती और दया के बीच का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि सजा का उद्देश्य केवल घृणा नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए। उन्होंने कारीगरों को शिक्षा और काम के अवसर दिए ताकि वे ईमानदारी से लोगों की सेवा कर सकें। यह अकबर के राज्य की महानता दिखाती है, जहां न्याय के साथ दया भी मिलती थी। कहानी का संदेश सीधा और गहरा था, मनुष्य की झूठी पहचान, दिखावे का प्रभाव और सत्य की विजय। बीरबल ने न केवल दूसरे को बेनकाब किया, बल्कि उसने अकबर और दरबार को भी वह आईना दिखाया जिसमें वे अपनी सच्ची छवि देख सकें। बच्चों की मासूम बात, जनता की आवाज और एक बुद्धिमान सलाहकार की सूझ ने मिलकर दिखा दिया कि कैसे सच्चाई की एक छोटी सी किरण किसी भी बड़े भ्रम को चीर सकती है। और लोग उस दिन से याद रखते रहे कि खित्तपन्नी का बड़प्पन नहीं, सच्चा आदर और न्याय ही असली पोशाक है जो किसी भी राजा को महान बनाती है। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, इसकी गूंज समय के साथ और गहरी हुई। शहरों में लोग अब अपने बच्चों को सिखाते कि कभी भी वह न मानो जो सिर्फ दिखावे पर टिका हो और सच्चाई की हिम्मत रखें। बीरबल का यह कारनामा सिर्फ हास्य पैदा करने वाला नहीं था, यह एक सबक था जो हर दिल पर अंकित हो गया कि असली कपड़ा वही है जो ईमानदारी, दया और न्याय से बुना गया हो। और यही वह कपड़ा है जो फिर कभी फटेगा नहीं, चाहे कितनी भी हवा क्यों न चले। बीरबल ने की अकबर की नकल। फिर क्या हुआ? दरअसल यह बात उस समय की है जब आगरा का दरबार अपने रंगीन और हलचल भरे दिनों में था, जहां हर तरफ तख्तोताज की चमक,
कवियों की गूंज और मंत्रियों की चालबाजी एक साथ मिलकर शोर मचाती थी। अकबर का राज तेजी से बढ़ रहा था, पर उस बढ़ती रफ्तार के साथ कुछ ऐसी हल्की सी अशांति भी दरबार में घुलने लगी थी। लोग अक्सर आदर और भय के बीच गुम हो जाते, सच्चाई की जगह दिखावों ने ले ली थी, और कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर न तो जनता आवाज उठा पाती थी और न ही मंत्री बिल्कुल साफ फैसला कर पाते थे। इसी माहौल में बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की मांग और भी बढ़ गई थी। एक शाम की बात है, अकबर थके हुए थे। उन दिनों वे राज्य के कई मामलों में उलझे हुए थे और चाह रहे थे कि दरबार में जो अतिआत्म विश्वास और दिखावा है उसे किसी हल्के फटके अंदाज में बेनकाब किया जाए ताकि लोग अपनी सीमाएं पहचानें और विनम्रता लौटे। पर अकबर को न तो किसी को आदेश देकर यह सब करवाना था और न ही वह खुद सार्वजनिक रूप से अपनी गंभीरता का मजाक बनवाना चाहते थे। बीरबल ने उनकी मनःस्थिति को बिल्कुल पढ़ लिया था। उन दिनों बीरबल भी कुछ अधिक चतुर और कुछ अधिक शरारती मूड में थे। उन्हें लगा कि एक थोड़ी सी हल्की फुल्की नकल और अभिनय से सब कुछ बदल सकता है। लोग अपनी आदतों को हंसी के बीच पहचान लेंगे और बदलने की राह पकड़ लेंगे। बीरबल ने फैसला किया, वे अकबर की नकल करेंगे। पर यह नकल वह साधारण नकल नहीं होगी जो केवल हंसी उत्पन्न करे। वह एक प्रयोग होगा जो दरबार के बिना सूझ समझे चल रहे ढर्रे और लोगों की झूठी वर्दी को उजागर करेगा। उन्होंने सबसे पहले अकबर की चाल ढाल, उनकी भाषा शैली, उनकी ज्यादा की गंभीर मुस्कान और उनमें वही गर्मजोशी छुपी हुई जो अक्सर उनके क्रोध को भी नरम कर देती थी, सब गौर से पकड़ा। बीरबल ने अकबर के गेटअप को बारीकी से नकल करने के लिए उनकी वेशभूषा, झलक और उन छोटी छोटी आदतों का अभ्यास किया, जैसे एक खास तरह का सिर हिलाना जब कोई मंत्री किसी बात पर बहस कर रहा हो, या वह विशेष आवाज जो अकबर तब निकालते जब वे संतोष जताते। बीरबल इन चीजों को न केवल नकल करना चाहते थे, बल्कि उनका उद्देश्य यह भी था कि वे किसी छोटी सी परख में दरबार के कुछ लोगों की असलियत से पर्दा उठा दें। पहली योजना थी कि बीरबल खुद को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चला हुआ बादशाह दिखाए, यानी वह सार्वजनिक रूप से अकबर की नकल करके ऐसे निर्णय लेंगे जो अकबर के तार्किक एवं दयालु निर्णयों से मिलते जुलते थे, पर उन बातों में हल्की सी अतिशयोक्ति होगी। बीरबल की नकल इतनी परफेक्ट थी कि शाही सेवकों को भी शंका हुई कि कहीं अकबर स्वयं मजाक में नहीं आ गया। दरबार में अफवाह फैल गई, आज बीरबल बादशाह जैसा बोल रहा है। पर जब लोगों ने देखा कि बीरबल न केवल शैली नकल कर रहे हैं, बल्कि कई मामलों में अकबर की तरह न्यायपूर्ण और कुछ मामलों में और भी ज्यादा इंसाफ कर रहे हैं, तो लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव उभर आए, कुछ लज्जित, कुछ खुश और कुछ चौंके हुए। पहलवान मंत्री मोहम्मद अली, जो दरबार में हमेशा अपने शब्दों और दिखावों से लोगों को प्रभावित करता था, बीरबल की नकल सुनकर नाराज हुए। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनका भी मजाक उड़ाया, क्योंकि मोहम्मद अली अकबर की प्रशंसा में कूद पड़ते और बीरबल ने उनके हर स्वरों की भी नकल कर दी थी। मोहम्मद अली ने सोचा कि यह किसी साजिश का हिस्सा है और वह बीरबल को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने पर तुल गए। पर बीरबल ने बस मुस्कुराकर कहा, कभी कभी आईना रखना जरूरी होता है ताकि औरतों और पुरुषों की सजावट उनके चेहरे पर सही बैठे या न। मोहम्मद अली के चेहरे पर लालिमा थी, पर वह चुप रहे क्योंकि अकबर स्वयं उस समय सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं थे और बीरबल की हरकतें मजे में लग रही थीं। बीरबल की नकल का असर तब और गहरा हुआ जब एक गरीब किसान जगत अपने गांव से आया और दरबार में उस अपमान का मामला उठा दिया जिसे उसने एक जमींदार से भुगता था। जगत की गोहड़ियां और कपड़े साफ सुथरे नहीं थे, वह सीधे साधे बोलने वाला आदमी था और उसने शिकायत की कि जमींदार ने उसके खेत की सिंचाई का पानी अपनी रुचि के चलते काट दिया। पर दरबार के कुछ प्रभावशाली लोग जो जमींदार के पक्ष में थे, जगत को हंसी में उड़ा रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर की नकल में आवाज निकाली, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लोग जमींदारों के भय तले जिएं।
बीरबल ने मुहर से वही बातें निकाली जो अकबर कहते, साहस के साथ न्याय की रक्षा करने की बातें। उनकी आवाज में वह अधिकार था जो लोगों को विश्वास दिलाता, और जगत की बात पर तुरंत सुनवाई मुंह पर हुई। जांच हुई और जमींदार का दोष सिद्ध हो गया। यह देखकर लोग अचरज में पड़ गए कि बीरबल की नकल के बाद उनकी सुध-बुध में कितना फर्क आ रहा है। वे साहसी और निडर लगने लगे थे। पर बीरबल का खेल केवल न्याय का थिएटर नहीं था, उनका असली मकसद एक बड़ा सबक देना था। दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने पद और प्रतिष्ठा पर बहुत अभिमान करते थे। वे अक्सर गरीबों की बात सुनते नहीं थे। बीरबल ने जानबूझकर उनकी नकल की और उन लोगों की असलियत सामने लाते गए, उनकी छोटी छोटी खामियां, भय और अहंकार। एक बार उन्होंने खुद अकबर की तरह एक निर्णय सुनाया कि किसी नगर के व्यापारी को जिसने कर में चूक की थी, सार्वजनिक रूप से सबक देना चाहिए। पर बीरबल ने नाटक के आखिर में ही सबको दिखाया कि सजा का असली मतलब दंड नहीं, सुधार और समझाना होना चाहिए। इस चीज ने दरबार में विचारों का चक्र बदल दिया। लोग अब हर सरकारी फितरत को 2 बार आजमाने लगे कि क्या यह सख्ती न्याय है या केवल दिखावा। कई दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, पर नकल का असर धीरे धीरे अकबर तक भी पहुंचा। अकबर, जो बीरबल की चालाकी को जान चुके थे, ने सोचा कि इस मजाक को सामने आने देना चाहिए। क्यों न बीरबल की नकल का एक प्रसिद्ध नाटक किया जाए जिसमें वे स्वयं भी भाग लें। पर अकबर के कुछ मन में चिंता थी, क्या जनता को यह समझ में आएगा कि यह सब एक सबक है, या वे इसे अजीब मजाक समझ लेते। इसलिए अकबर ने बीरबल से कहा कि वे अब नकल बंद कर दें और यह सब मजाक सीमित समय तक रखें। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि वे पहले ही यही चाह रहे थे, पर असल में बीरबल को यह भी लग रहा था कि उन्हें और एक आखिरी कदम उठाना चाहिए, एक ऐसा कदम जो न केवल दरबार के ढांचे को बल्कि जनता की धारणा को भी बदल दे। अंतिम योजना यह थी कि बीरबल एक पूरे दिन के लिए अकबर का आयोग छोड़कर स्वयं अंतिम निर्णय सुनाए, पर उन निर्णयों में वह सार्वजनिक तौर पर अकबर की तरह न केवल कठोर बल्कि मजाकिया और अफसानासा व्यवहार भी दिखाएंगे, ताकि सच्चाई का प्रकाश और भी तेज चमके। पर इस बार जब बीरबल ने अकबर की तमाम चालों की नकल कर ली और जनता के बीच निर्णय सुनाए, तो हुआ कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। लोगों ने उन फैसलों को बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। कुछ तो यह भी कहने लगे कि अब तो बीरबल ने अकबर से भी आगे जाने की ठानी है। यह बात कुछ लोगों को खटकने लगी, खासकर उन मंत्रियों को जो अकबर की छवि से जुड़े थे और उनका अपना दायरा सीमित होते देख रहे थे। पर कहानी में मोड़ तब आया जब अकबर के असली रूप में अचानक दरबार में लौटने का समय निकला। अकबर ने चुपके से यह सब देखा था और बीरबल की हरकतों पर गौर किया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने उनकी नकल केवल हंसी के लिए नहीं की थी बल्कि लोगों को जगाने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह सब अच्छा नहीं लगा, विशेषकर एक नेता नूरुद्दीन, जिसने बीरबल की नकल से अपना ठोस प्रभाव खोना शुरू कर दिया था। नूरुद्दीन ने सोचा कि बीरबल ने उसकी धाक घटाने की कोशिश की थी और उसने अपनी तरफ के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। नूरुद्दीन का इरादा साफ था, बीरबल की यह हंसी खेल अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक रात नूरुद्दीन ने कुछ मंत्रिमित्रों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे बीरबल को बेनकाब करेंगे और राजकाज की आदतों पर उनकी नकल के उपद्रव को सार्वजनिक तौर पर शर्मसार करेंगे। योजना यह थी कि वे बीरबल को ऐसे प्रश्नों के जाल में फंसाएं जिससे वे लीगल और ऐतिहासिक रूप से उलझकर गलत निर्णय दें। पर नूरुद्दीन ने यह नहीं समझा कि बीरबल केवल नकल नहीं करते, वे हर बात के पीछे एक गूढ़ उद्देश्य रखते थे और उनका मनमैदान बहुत तेज था। बीरबल ने नूरुद्दीन की चाल को पढ़ लिया और उसकी रणनीति से पहले ही उसे विफल कर दिया। पर उन्होंने ऐसा किया निश्चलता और विनम्रता के साथ, ताकि सार्वजनिक तौर पर किसी नेता की कमजोरी को खूब उभरने न दिया जाए।
बीरबल ने नूरुद्दीन के सामने एक ऐसा मामला रखा जिसमें उसकी पारिवारिक और सामाजिक साख दांव पर थी। नूरुद्दीन ने निर्णय लिया कि वह खुद जांच करवाएगा और निर्णय की निष्पक्षता का परीक्षण हुआ। नूरुद्दीन का लबोलुआब यह निकला कि वह जनता की नजरों में कुछ हद तक गिर गया, पर बीरबल ने उसे पूरा सम्मान देते हुए उसे सुधार की राह दिखाई। नूरुद्दीन ने अंततः सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार की और लोगों ने उसे एक इंसाफी कदम के रूप में लिया। इससे दरबार में बहसें शांत हुईं, पर बीरबल का प्रभाव और भी बढ़ गया। पर सबसे बड़ा असर तब हुआ जब बीरबल ने अकबर की नकल करके एक ऐसे प्रश्न का हल निकाला जो पहले अकबर को भी उलझा रहा था। दरबार के पास एक विवाद चल रहा था। दो नगर आपस में पानी के वितरण को लेकर भिड़े हुए थे। दोनों की आपसी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वहां चोरी छिपे काम और बदमाशी तक हो गई थी। अकबर पहले भी इस मसले में कई अधिकारियों से राय ले चुके थे, पर कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया। बीरबल ने नकल करके खुद उस विवाद की सुनवाई ली, पर उनका अंदाज था अलग। वे अकबर की दयालुता और दूरदर्शिता को नकल में लाए, पर साथ ही कुछ ऐसे कठोर प्रश्न भी रखे कि लोग अपनी जमीन की जरूरत और लालच का सामना करने लगे। बीरबल ने गांव वालों से कहा कि हम पानी बांटते हैं, पर क्या हम इंसानियत भी बांट रहे हैं? इस सवाल ने लोगों के विवेक को संभाल लिया और दोनों पक्षों ने मिलकर एक समझौता तैयार किया, एक साफ और स्थायी जल प्रबंधन प्रणाली जिसे स्थानीय समुदाय खुद चला सके। यह सफलता अकबर के राज में बड़ी उपलब्धि मानी गई और बीरबल की नकल का असली उद्देश्य सिद्ध हुआ। वह केवल ख्याली मजाक नहीं बल्कि समाज में सुधार लाने का साधन बनी। कहानी का रोचक पक्ष तब आया जब बीरबल ने नकल का अंत करने का समय स्वयं तय किया। उन्होंने दरबार में सभी को बुलाया और कहा कि अब वह नकल छोड़ रहे हैं। पर उन्होंने इससे पहले एक आखिरी नाटक रचा। उन्होंने अकबर की नकल करते हुए एक निर्णय सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि अब से दरबार में हर निर्णय सार्वजनिक रूप से सुनाया जाएगा और जो भी वचन दे उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इस घोषणा ने दरबार में पारदर्शिता की एक नई हवा भर दी। कुछ लोग खुश हुए, कुछ चिंतित हुए, पर जो सबसे ज्यादा अहम था कि जनता ने महसूस किया कि अब उनके मामले पर न केवल विचार होगा बल्कि उनके लिए जवाबदेही भी तय की जाएगी। बीरबल ने यही चाहा था, लोगों को यह एहसास दिलाना कि सत्ता का उपयोग दिखावे के बजाय सेवा के लिए होना चाहिए। अंत में जब बीरबल ने नकल बंद की और अकबर ने सार्वजनिक रूप से बीरबल का धन्यवाद किया, तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, तुमने मजाक में मुझे और सबको वही सिखाया जो कई शब्दों में नहीं सिखा पाता था, विनम्रता, न्याय और पारदर्शिता। बीरबल ने निदा में कहा, बादशाह, कभी कभी एक हल्की सी धुंधला पर्दा ही जरूरी होता है जिससे लोग खुद अपनी असलियत देखें। लोगों ने उस दिन सीखा कि किसी की नकल करने में भी एक उच्च उद्देश्य हो सकता है, समाज में सुधार लाना, आदर की पुनर्स्थापना और जनता की आवाज को सुनना। समय बीतने पर वह किस्सा लोक कथाओं में बदल गया। बच्चे खेल खेल में राजाओं की नकल करते और बुजुर्ग हंसी में याद दिलाते कि कैसे एक बुद्धिमान सलाहकार ने अपने विनोद से पूरे राज्य को बदल दिया। बीरबल की यह नकल सिर्फ हंसी का कारण नहीं बनी, बल्कि यह समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय की एक छोटी क्रांति की चिंगारी बनकर उभरी। अकबर के शासन में अब लोग अधिक चतुर और जागरूक हो गए और बीरबल की इस शरारत ने दरबार की हवा को इतना साफ कर दिया कि आने वाले वर्षों में वहां कम दिखाव और ज्यादा सच्चाई देखी गई। और क्या हुआ? नूरुद्दीन ने भी सीख ली। वह अब अपनी क्रियाओं में अधिक सावधान रहने लगा और जनता के साथ मिलकर काम करने लगा। मोहम्मद अली ने भी अपनी कमजोरियों को पहचाना और उसने भी अपनी बातें सुधारी। जमींदारों में से कईयों ने अपने व्यवहार में नर्मता लाई और गरीबों के साथ नए समझौते किए। गांवों में लोग भी अब जागरूक थे। किसी भी अदालती फैसले के लिए वे अब न्याय की मांग करने लगे और केवल दिखावे के कारण नहीं झुकते।
बीरबल की नकल का असर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। न केवल दरबार में बल्कि आम लोगों की सोच में भी बदलाव आया। लोग अब स्वीकार करते कि शक्ति का असली आभूषण विनम्रता है और पद का असली प्रयोग जनता की बेहतरी के लिए होना चाहिए। समय के साथ बीरबल की यह चाल लोक कथा बनकर लोगों के बीच बोलने लगी। हर किसी के घर में बच्चे यह कहानी सुनते और सीखते कि कभी कभी हंसी सबसे गहरा शिक्षा का माध्यम होती है। और बीरबल, वह हमेशा की तरह विनम्र, चतुर और कभी कभी शरारती रहे, पर उन्होंने जो किया वह केवल एक नकल नहीं था, वह एक प्रयोग था जिसने सत्ताधारियों और आम जनता दोनों को सजग किया। अकबर ने बीरबल की कीमत और बढ़ा दी, पर बीरबल ने कहा कि उनका असली इनाम वही था जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा मजाक कैसे बड़े बड़े बदलाव की राह खोल सकता है। बाद में जब पूछे जाने लगा कि आखिर बीरबल ने क्यों अकबर की नकल की, तो लोगों ने उत्तर दिया, कभी कभी सच को सुनने के लिए चश्मे उतारने पड़ते हैं, और चश्मे उतारने का तरीका भी कभी कभी नकल और हंसी ही होता है। इस किस्से ने सदियों तक लोगों को सिखाया कि सत्ता और सम्मान के नाम पर जो भी होता है वह नागरिकों की भलाई के लिए होना चाहिए, और यदि कभी कोई यह भूल जाए तो याद दिलाने के लिए बीरबल जैसी कोई आवाज होना जरूरी है। आपने 10,000 शब्द मांगे थे। यह एक बहुत बड़ी और शानदार मांग है। मैं सीधे सच बताता हूँ, एक ही उत्तर में 10,000 शब्द देने में तकनीकी सीमाएं आ सकती हैं, इसलिए मैंने आपके लिए नीचे एक बहुत विस्तृत, भावपूर्ण और पूरी तरह विकसित कहानी लिखी है, लंबी, रंगीन, संवादों से भरी और मनोरंजक, ताकि आप शुरुआत से अंत तक आनंद लें। अगर चाहें तो मैं इसके बाद उसी शैली में अगला भाग जोड़कर कुल शब्दों की संख्या और बढ़ा सकता हूँ। अब कहानी पढ़िए, सीधी, बिना बिंदु और बिना भागों के, जैसे आपने कहा। वो वक्त था जब अकबर का दरबार रमणीयता और उत्सव से भरा रहता था। आगरा की हवाओं में महक थी, ताज़ा रसीले आम और रेशम की चादरों की खुशबू, बाजारों में ढोलनगाड़ों की ताल और कवियों की कलम से निकली रसधारियां। अकबर का मन कुछ दिनों से हंसी खुशी और नए नए अनुभवों को लेकर भावुक था। शासन के गंभीर विषयों के बीच उसे चाह थी कि दरबार में कुछ हल्का फुल्का हो, कुछ ऐसा जो लोगों को मुस्कुराकर अपने आप पर सोचने पर मजबूर कर दे। उसी बेचैनी में एक दिन उसने उच्च स्वर में कहा, क्यों न आज मैं कुछ नया करूं? क्यों न आज मैं भौरंखरे पहनकर खुद एक गायक बन जाऊं और देखूं कि मेरे नाद पर जनता क्या कहती है। कुछ मंत्रियों की भौहें तन गईं, कुछ ने हंसकर कहा, बादशाह, आपकी आवाज तो अदालतों और लड़ाइयों में एक कठोर कदम है, गायकी में नए भावों का क्या होगा? पर अकबर के अंदर उस दिन किसी तरह की जिज्ञासा और थोड़ी सी नाटकीयता का मिजाज था। उसने ठान लिया, आज वह गाने की कला आजमाएगा, दरबार को हंसाएगा, और साथ ही यह परखना चाहता था कि क्या राजा का व्यक्तित्व और आवाज भी कला के मंच पर अपना जादू बिखेर सकती है। बीच में बीरबल बैठे थे, उनकी आंखों में हमेशा की तरह एक हल्की सी चतुर मुस्कान थी। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और चुप्पी से एक प्याली चाय ली। वे जानते थे कि बादशाह का मन जितना सहज दिखाई देता उतना ही हल्का फुल्का नहीं होता। अकबर जो चाहे कर सकते थे, पर कुछ बार वे अपने आप को जांचना चाहते थे, जनता का प्रेम, दरबार का समर्थन और स्वयं की सीमाएं। बीरबल ने सोचा कि यदि बादशाह ने गाने की ठानी है तो यह केवल मनोरंजन नहीं रहेगा, यह सत्ता और जनता के बीच एक नया संवाद बन सकता है। बीरबल ने अपने मन में योजना बना ली, वह केवल मदद नहीं करेंगे बल्कि बादशाह की शान और सार्वजनिक नैतिकता दोनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोग को एक सबक में बदल देंगे। अगले दिन दरबार में बड़े पर्दे की तैयारी हुई। संगीतकार, जमींदारों के प्रतिनिधि, नवाब और साधारण जनता, सबके लिए जगह थी। अकबर ने सोने की कढ़ाई वाला एक सूट पहना, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। अकबर की बाकायदा घोषणा थी कि आज वे अपनी आवाज से लोगों का दिल जीतकर दिखाएंगे।
बीरबल ने ध्यान से देखा, आवाज का भार, सुर की पकड़ और वह आत्मविश्वास जो राजा में बसा था। पर बीरबल के मन में यह भी विचार था कि जो भी कला सार्वजनिक की जाती है उसे ईमानदारी और साधना चाहिए। नकली बनावट और दिखावा कई बार शर्मिंदगी दे जाते हैं। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे अकबर की आवाज सुधारने की बजाय लोगों के सामने उसे एक नई तरह से पेश करेंगे ताकि न केवल मनोरंजन हो बल्कि सीख भी मिल जाए। पहला गीत जो अकबर गाने वाले थे वह एक पुरानी वीर रस की धुन पर आधारित था। शौर्य और शान की चिंगारी उसमें थी। अकबर ने सुर में उतरते हुए अपनी आवाज निकाली, पर सुर की पकड़ में कमी थी। कुछ दर्शक हौले से मुस्कुराए और कुछ ने सोचा कि राजा ने अपनी शान से परे कुछ करने की ठानी है। बीरबल ने उसी समय मंच पर एक छोटी सी भूमिका निभाने का निर्णय लिया। नाटकीयता के सहारे वे इस प्रदर्शन को एक सबक बनाना चाहते थे। उन्होंने अकबर के लिए एक पल के लिए ताल बनाए और खुद मंच पर कदम रखते हुए बोले, बादशाह, आपकी आवाज में वह कड़कपन है जो युद्ध के मैदान में काम आता है, पर संगीत में वह कोमलता चाहिए जो दिल को छू लेती है। कुछ अभ्यास और माइलासा छूट जाना ही बस कला का हिस्सा है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और वह खुद भी थोड़ा मुस्कुरा उठा। बीच में बीरबल ने एक अलग चाल दिखाई। उन्होंने अकबर को कहा कि गाने का असली तरीका यह नहीं कि बस सुर सही हो, बल्कि यह है कि गीत में सच्चाई और आत्मीयता हो। बीरबल ने अपने शब्दों से दरबार वालों के दिलों को छुआ। उन्होंने एक लंबी कहानी के रूप में गीत को फिर से पिरोकर पेश किया, जिसमें अकबर का स्वर नायक का स्वर बन गया। राजा का शौर्य नहीं, बल्कि राजा का मानवत्व उभरा। अक्सर लोग इस जगह पर चौंकते थे। जब सत्ता का चेहरा अपनी मासूमियत दिखाता है तो लोग सफलता को समझते हैं। अकबर ने अगला गीत तब गाया, एक प्रेम गीत, जिसमें राजा ने अपने एक सैनिक की याद, अपने पिता की सीख और अपने राज्य के बच्चों की हंसी का भाव रखा। इस संगीत में कुछ अलग बात थी। अकबर ने भाव डाले और लोगों ने महसूस किया कि राजा केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो भीड़ की तरह सोचता और प्यार करता भी है। पर कहने की बात यह है कि उस दिन के वास्तविक मजे खास मोड़ तब आया जब अकबर ने सोचा कि वह गाना सीख रहे हैं, और इसी दौरान उन्हें लगा कि वह खुद एक महान गायक बन गए हैं। उसकी आत्म प्रशंसा बढ़ी और वह मंच पर हर गीत को एक नाटकीय प्रदर्शन में बदलने लगे। उन्हीं पलों में कुछ दरबारियों ने ताल ठोककर उसकी शक्ल की प्रशंसा करनी शुरू कर दी, बिना यह देखे कि क्या आवाज सच्चाई बयां कर रही है। यह प्रशंसा देखकर अकबर का गर्व हवा में उड़ने लगा। उसने सोचा, क्या यह संभव नहीं कि मैं ही दरबार का सबसे बड़ा गायक बन जाऊं? क्या मेरे सुर मेरे ही राज्य की नवीन ध्वनि नहीं बन सकते? उसकी आंखों में चमक और स्वर में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। बीरबल ने इस बढ़ती अहंकार को महसूस किया और उन्होंने भिंड पर से मुस्कुराकर कहा, बादशाह, कला में आत्मविश्वास अच्छा है, पर अहंकार किरणों को दबा देता है। पर अकबर उस वक्त सुनने में व्यस्त नहीं थे। उन्होंने खुद को दर्शकों के बीच एक नया सितारा मान लिया। बीच में एक छोटी घटना ने सारी बात को हवा दे दी। एक युवा संगीतकार, जिसका नाम रहमान था, दरबार में बैठा था। वह अकबर के संगीतज्ञों में से था, पर वह बहुत ही शर्मीला और साधा हुआ कलाकार था। रहमान की तबीयत में एक तरह की सरलता और सच्चाई थी। उसके गीतों में गांव की मिट्टी की खुशबू थी। अकबर ने एक बार रहमान से कहा कि वे भी उनका कुछ सुनेंगे, पर रहमान ने विनम्रता से इनकार कर दिया। बादशाह, मैं तो बस अपने दिल की बातें गाता हूँ। पर बीरबल ने देखा कि रहमान में वह चीज है जो सच में संगीत को जीवित कर देती है, वह भावना। बीरबल ने अकबर को चुपके से कहा, इन्हें मंच दीजिए, पर अकबर तब भी अपनी नई मुखरता में मशगूल थे। कुछ दरबारियों ने रहमान को चिढ़ाया, तुम्हारे गीत किस काम के? राजा का स्वर हमारे कान सुहाए,
तुम्हारी सरलता कहाँ चलेगी। पर रहमान ने चुपचाप अपनी तबला गठरी की ओर देखा और बोला, हर सुर अपनी जगह महान है। बीरबल ने उसी समय सोचा कि यह मौका अच्छा है। यदि अकबर को यह एहसास हो जाए कि केवल आत्मप्रशंसा से संगीत नहीं बनता, बल्कि सुनने और सीखने की कला है, तो वे स्वयं भी परिपक्व हो सकते हैं। बीरबल ने छोटी सी चाल चली। उन्होंने रहमान को मंच पर बुलाया और कहा कि वह अकबर के साथ एक गीत साझा करे। रहमान ने जीजान से गीत गाया। उसकी आवाज में एक मासूमियत, एक पीड़ा और एक सत्य था जिसने श्रोताओं के दिलों को हिला दिया। जब रहमान गा रहा था, अकबर ने पहली बार ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर वह गर्व का राग धीरे धीरे उतरने लगा और एक नम सी भावुकता उठी। अगले क्षणों में बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा कि असली कला में गुरु और शिष्य का मेल होता है और राजा को भी कभी कभी शिष्य की मासूमियत से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने अकबर से विनम्रता से पूछा, बादशाह, क्या आप अब भी मानते हैं कि आपने संगीत में महारत हासिल कर ली है? अकबर ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, शायद नहीं, पर मेरा मन चाहता है कि मैं भी लोगों की भावना को समझूं। बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, तो सीखने की इच्छा ही सबसे बड़ा सुर है, और यह हर व्यक्ति में तब तक नहीं आता जब तक वह स्वयं को पूरा नहीं मानता। यह बात सुनकर अकबर के मन में एक हल्की सी झिझक बनी। वह समझ गया कि उसकी नई पहचान एक नकली चमक बन रही है और यह कि जनता उसकी असलियत देख रही है। पर कहानी में बदलाव तब आया जब कुछ दरबारियों ने अकबर की इस भावना का गलत फायदा उठाने का निश्चय किया। उनमें से कुछ लोगों ने यह कहा कि राजा तो अब अच्छा गायक बन गए हैं और अब गाने का आयोजन बड़े बड़े मेलों में किया जाए और इन आयोजनों से भारी भरकम डोनेशन उठाए। ये दरबारी, जो पहले भी दिखावे के प्रेमी थे, अब इस अवसर को अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करने लगे। बीरबल ने यह भी महसूस किया कि कला का जो प्रयोग उन्होंने शुरू किया था, कुछ लोगों द्वारा राजशाही और लाभ के साधन में बदलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने छिपकर इन चालों की दलीलें सुनी। कई लोग राजा की नई रुचि को वित्तीय धंधे में बदलाना चाहते थे। बीरबल के मन ने चिंता की घंटी बजाई। यदि कला का यह मेला भ्रष्टाचार के हाथों गिर गया, तो न केवल संगीत का अपमान होगा बल्कि जनता का भरोसा भी टूटेगा। बीरबल ने ठान लिया, वे उस नाजुक घड़ी में राजा की सहायता करेंगे ताकि अकबर न केवल कला में सच्चाई पाए बल्कि दरबार के अनुचित सदस्यों की साजिश भी फेल हो जाए। उन्होंने सबसे पहले अकबर के पास जाकर सीधे और विनम्रता से कहा, बादशाह, आपने आज जो संगीत का आनंद उठाया वह आपकी मानवीयता का प्रमाण था, पर कुछ लोग इसे अलग मकसद से मोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक प्रदर्शनी करूंगा, एक ऐसा समारोह जहां संगीत का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होगा बल्कि जनता की भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा। और साथ ही मैं ये भी देखूंगा कि कौन लोग आपकी प्रसिद्धि का गलत फायदा उठा रहे हैं। अकबर ने गंभीरता से सोचा। उनके मन में अब एक नई समझ पनप रही थी कि राजा की लोकप्रियता जनता के हित में काम आनी चाहिए, न कि कुछ लोगों की जेब भरने के लिए। उन्होंने बीरबल को पूरी तहे दिल से आजादी दी। समारोह की योजना बड़ी सूक्ष्मता से बनाई गई। बीरबल ने संगीत समारोह का ढांचा इस तरह बनाया कि उसमें केवल वे कलाकार आ सकें जिनके गीतों में सच्चाई और लोकभाव था, और साथ ही उन्होंने जनता के एक प्रतिनिधि मंडल को वहां बैठाया ताकि किसी भी आर्थिक दुरुपयोग पर तुरंत रोक लग सके। उन्होंने शासन से एक कठोर आदेश लिखा कि इस कार्यक्रम के आयव्यय का हिसाब सार्वजनिक रखा जाए और जो भी आर्थिक अनियमितता पाए उसे तुरंत न्याय के सामने रखा जाएगा। इससे जो दरबारी योजना बना रहे थे वे हक्के बक्के रह गए, उनकी राहें कट गईं। समारोह का दिन आया और रहमान फिर भी मंच पर था। अकबर ने इस बार वह विनम्रता दिखाई जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने मंच से कहा, आज मैं केवल एक साधक की तरह यहाँ आया हूँ। मैं नहीं गाऊंगा कि मैं महान हूँ।
मैं सुनूंगा, सीखूंगा और अपने लोगों की भावनाएं समझूंगा। जनता ने तालियां बजाईं और एक गहरी स्नेहभरी सराहना हुई। रहमान ने फिर से वह गीत गाया, पर इस बार अकबर ने साथ में कुछ पंक्तियां पढ़ी, बिना ढकढोंके, सच्चे भाव के साथ। जब अकबर ने अपनी आवाज में साधक समान कोमलता रखकर कुछ पंक्तियां जोड़ी, तो पूरा दरबार रुक सा गया। अक्सर अहंकार से भरे राजा की यह विनम्रता जनता के दिलों को छू गई। इसी बीच सच का पर्दाफाश भी हुआ। बीच में कुछ दरबारियों की साजिश पकड़ी गई और सार्वजनिक जांच में उन्हें दंडित किया गया। बीरबल ने न केवल न्याय किया बल्कि तब भी दया दिखाई। उन्होंने कहा कि शिक्षा और सुधार से ही समाज बेहतर बनेगा। वे उन विजारियों पर दोषारोपण करने के बजाय उन्हें प्रशिक्षण और संभलने के अवसर दिलाने लगे ताकि वे भविष्य में राज के लिए सच्चे सेवक बन सकें। अकबर ने इस व्यवहार से सबक लिया। उनका मनोरंजक चेष्टा अब शासन के बारे में भी एक व्यापक संदेश बन चुका था कि लोकप्रियता को जिम्मेदारी से संभालना चाहिए। समय के साथ अकबर का यह अनुभव संगीत के प्रति एक स्थायी परिवर्तन बन गया। उन्होंने सीखा कि कला का असली उद्देश्य आत्मा को जगाना और समाज के कल्याण का कारक बनना है। बीरबल ने भी एक बार फिर साबित कर दिया कि हंसी, नाटक और विनोद के सहारे बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, पर केवल तभी जब उनका मकसद सच और न्याय हो। अकबर ने अपने राज्य में संगीत को एक सार्वजनिक सेवा बना दिया। समारोहों की आय से अनाथालय, विद्यालय और कुएं बनवाए गए। रहमान जैसे कलाकारों को संरक्षण मिला और वे सच्चाई से अपने गीतों से लोगों को शिक्षित करने लगे। कहानी के अंत में एक शांत शाम को बीरबल और अकबर बैठकर उस दिन की बातों पर चर्चा कर रहे थे। अकबर ने देखा कि उनकी आवाज अब वही रही, कभी कभी मधुर, कभी कभी कठोर, पर आज उसमें एक नया सुर आ गया था, आत्मपरख और विनम्रता का सुर। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, तुमने न केवल मेरी नकल से जानने को कहा, बल्कि मेरी आत्मा को भी सुघड़ना सिखाया। मैं अब जानता हूं कि राजा का असली कर्तव्य केवल आदेश देना नहीं, बल्कि अपनी लोकप्रियता का सही उपयोग करना है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह, आप गा ही नहीं पाए, पर आपने महसूस किया कि गाना किस लिए होता है, और वही समझ राज को महान बनाती है। दोनों हंसे और हवा में कहीं बच्चों की हंसी मिली, यह जानते हुए कि कल फिर कोई नई कहानी जन्म लेगी और बीरबल की चतुराई फिर किसी काम आएगी। और इस तरह जब अकबर को लगा कि वह गा सकते हैं, बीरबल ने सिर्फ उनकी नकल नहीं की, उन्होंने उस नकल को एक आईने की तरह इस्तेमाल किया, जिससे सत्ता और कला की असलियत लोगों के सामने आई। अकबर ने संगीत को नए अर्थ दिए और बीरबल ने यह दिखाया कि एक सलाहकार की बुद्धि, प्रेम और हंसी से बड़े बड़े रोग भी ठीक किए जा सकते हैं। इस घटना ने दर्शाया कि मानव की सबसे बड़ी ताकत उसकी सीखने की इच्छा है और सबसे बड़ा दुर्ख उसकी अज्ञानता। बीरबल और अकबर की यह दास्तां पीढ़ियों तक सुनाई गई, यह याद दिलाती कि जहां भी अहंकार दिखे, वहां विनम्रता का गीत बजाना चाहिए, और जहां भी कला हो, वहां उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए।